हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बनता क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विशेषण के भेद के बारे में। जी हाँ, विशेषण के भेद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, और एक एक विशेषण के बारे में आगे हम लोग जो है इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारी आपसे एक गुजारिश है, यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखेंगे विशेषण के भेद। जी हाँ, विशेषण के अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण के प्रमुख कितने भेद होते हैं तो आपको बताना है विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं। कितने बताना आपको? 4 भेद होते हैं। विशेषण के प्रमुख रूप से 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा समझे चलेंगे। पहला कौन सा होगा, प्रमुख रूप से कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से पहला जो विशेषण आपका है सार्वनामिक विशेषण है। जी हाँ, पहला विशेषण जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका सार्वनामिक विशेषण। अगर हम दूसरे विशेषण के बारे में बात करें तो दूसरा विशेषण आपका बनेगा गुणवाचक विशेषण। जी हाँ, दूसरा विशेषण कौन सा बनेगा आपका? गुणवाचक विशेषण। अगर तीसरे विशेषण के बारे में बात करें तो तीसरा विशेषण जो आपका होगा वो होगा आपका संख्यावाचक विशेषण। और जो चौथा और अंतिम लास्ट विशेषण आपका होगा मुख्य में, वो आपका होगा परिमाणवाचक विशेषण। जी हाँ, इन सारे चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, इधर उधर नहीं करेंगे कि नहीं ये बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे, और एक एक के बारे में डिटेल से बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया कि मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए विशेषण के कितने भेद हैं तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा आपका है? सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्या और चौथा परिमाणवाचक। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे बदल दे, क्वेश्चन पूछ ले कि अर्थ के आधार पर, जी हाँ, अर्थ के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विशेषण के कितने भेद होंगे तो अर्थ के आधार पर विशेषण के 6 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर विशेषण के कितने भेद होंगे? आपके 6 भेद होंगे। 6 भेदों में पहला भेद अगर हम देखें तो हमारा पहला भेद कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। पहला क्या कहलाता है आपका? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा क्या कहलाता है आपका? गुणवाचक विशेषण। तीसरा क्या कहलाता है आपका? संख्यावाचक विशेषण। और चौथा क्या कहलाता है आपका? परिमाणवाचक विशेषण। और यहां पर देखिए पांचवा विशेषण जो आपको दिखाई दे रहा है तुलनाबोधक विशेषण कहलाता है। ठीक है, और जो छठवां और अंतिम विशेषण आपका है अर्थ के आधार पर वो आपका है संबंध बोधक विशेषण। अर्थात ये चीज हम कह सकते हैं कि जो हमारे मुख्य रूप से विशेषण है 4, वो और प्लस के 2 विशेषण अगर हम और इसमें जोड़ दें, कौन सा? तुलनाबोधक और दूसरा संबंध बोधक। तुलनाबोधक और संबंध बोधक, अगर ये 2 विशेषण हम और जोड़ दें तो मुझे लगता है कि आपका अर्थ के आधार पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अर्थ के आधार पर और जो है मुख्य रूप से विशेषण में केवल 2 फर्क है। कौन कौन सा? एक तो आपको फर्क नजर आएगा तुलनाबोधक विशेषण के बारे में, दूसरा आपको फर्क नजर आएगा संबंध बोधक विशेषण के बारे में। ठीक है, तो ये जो है मुख्य रूप से था और ये आपका अर्थ के आधार पर था। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा इरेज करना चाहेंगे और इसके बाद एक एक विशेषण के बारे में यहां से शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला विशेषण जो हमारा है वो बनेगा आपका सार्वनामिक विशेषण। जी हाँ, पहला विशेषण आपका क्या बनेगा? सार्वनामिक विशेषण बनेगा। अब एक बात बताइएगा कि सार्वनामिक विशेषण की अगर हम परिभाषा पूछें तो पहला विशेषण हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण का हमने कहा अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो ध्यान रखिएगा, पहला विशेषण का यहां नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला विशेषण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला विशेषण बनेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब सार्वनामिक विशेषण होगा क्या? ठीक है, एक बात को ध्यान से समझिए। अगर ये सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण के अगर बारे में हम पढ़ें या परिभाषा के बारे में पढ़ें तो परिभाषा से पहले थोड़ा सा मित्र हम आपको समझाना चाहेंगे। क्या होगा कि अगर हम इस सर्वनाम को सार्वनामिक जो लिखा है इसे हम अलग करें तो एक तरफ हम लिख सकते हैं सार्व और एक तरफ लिख सकते हैं हम नामिक। एक तरफ हम लिख सकते हैं सार्व और एक तरफ हम लिख सकते हैं नामिक। तोड़ दिया मैंने 2 भागों में। तो सार्व का मतलब यहाँ क्या होना, तो ये आपको समझना है कि यहाँ सार्व का मतलब होता है सर्वनाम से। ठीक है, और नामिक का यहाँ आशय क्या होगा? तो नामिक का यहाँ आशय होगा संज्ञा से। नामिक का मतलब नाम। ठीक है, किसी का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ये आपको बिल्कुल पता है पहले से। तो एक बात बताइए, अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें आपसे कि सर इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है भैया इसकी परिभाषा क्या होगी, तो हम बता सकते हैं कि जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले
आकर, जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, ठीक है, संज्ञा से पहले आकर इस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाएगा, किसकी? उसकी विशेषता। उसकी विशेषता का यहां आशय ये होगा संज्ञा का, ठीक है। उसकी विशेषता का मतलब संज्ञा की विशेषता यदि बतलाएगा तो वह शब्द आपका क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इस बात को फिर से एक बार समझ लीजिए। जो शब्द सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर जो शब्द संज्ञा से पहले आकर, ठीक है, संज्ञा की ही विशेषता को बतलाता है, वो आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एक उदाहरण लेकर इसे समझते हैं, जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो जैसे हम कह सकते हैं वह लड़का खेल रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगा, ठीक, और उसी संज्ञा शब्द की विशेषता को बतलाएगा, वो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पहला जो शब्द लिखा गया है ये वह क्या है? तो कहेंगे सर ये है आपका सर्वनाम। क्या है? कहेंगे सर ये है आपका सर्वनाम। और ये आप बताएंगे सर ये लड़का क्या है? तो कहेंगे सर ये हमारा है संज्ञा। क्या है? ये है संज्ञा है, ठीक है। अब यहां पर कहेंगे सर खेलना क्या है? तो कहेंगे खेलना क्या है? तो कहेंगे ये है हमारा मुख्य क्रिया। अब ये रहा है क्या? तो आप बताएंगे सहायक क्रिया, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिए। अब एक बात बताइए, संज्ञा से पहले क्या आया? सर्वनाम आ गया। और जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा तो ये जो सर्वनाम है यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए। अब क्या कहा मैंने कि संज्ञा से पहले यदि कोई भी सर्वनाम आएगा तो वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अर्थात सर्वनाम के होते होते वो अब क्या बनने लगेगा? विशेषता बतलाने लगेगा। किसकी विशेषता बतलाएगा? संज्ञा की विशेषता बतलाएगा, और वो आपका क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। चलिए, एक तो उदाहरण से आप समझ लिए होंगे। चलिए दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। पर दूसरा उदाहरण से भी समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी समस्या आपको ना हो, कोई भी समस्या आपको ना हो। चलिए देखते हैं। दूसरे उदाहरण को हम ले सकते हैं। हम कह सकते हैं वह किताब मेरी है। वह किताब मेरी है ना। एक बात बताइए, यहां पर लिखा मैंने क्या? वह, और ये शब्द आपका क्या है? किताब है। अब एक बात बताइए, इस किताब की विशेषता कौन शब्द बतलाने वाला है? वह, और वह आपका क्या है? एक सर्वनाम है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा आपका? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं इसमें, इसे भी और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा उस लड़के को पढ़ने दो। समझिएगा, उस लड़के को पढ़ने दो। ये उदाहरण हमारा कितना हो गया? नंबर तीसरा हो गया, ठीक है। एक बात को समझिएगा, एक बात को ध्यान से समझिएगा। उस शब्द आपका क्या है? तो कहोगे सर ये तो हमारा है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। और सर ये लड़का क्या है? तो सर ये लड़का हमारा है संज्ञा। अगर संज्ञा में पूछा जाए कौन सी संज्ञा है, तो बाबू ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है?
जातिवाचक संज्ञा है। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए, इसी लड़के की विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन सा है? उष, और उष है एक सर्वनाम। अब ये सर्वनाम के बाद अब क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस संज्ञा शब्द की विशेषता को बतला रहा है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी सार्वनामिक विशेषण के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, सार्वनामिक विशेषण से और आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण के हम देखेंगे भेद कितने होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के देखेंगे हम भेद कितने होते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के अगर भेद के बारे में हम बात करें कि सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, इस चीज को समझिए। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण के होते हैं दो भेद। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला हमारा होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगर दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा हमारा क्या बनेगा? तो होगा दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, मौलिक का मतलब क्या है? ठीक है, मौलिक का मतलब क्या है, यौगिक का क्या मतलब होता है ना? मौलिक का आशय क्या है और यौगिक का आशय क्या है, इस चीज को भी समझने की आपको आवश्यकता है। तो मौलिक का मतलब मूल रूप। ठीक है, मौलिक का मतलब क्या है? मूल रूप से, जिसमें कोई चेंजिंग ना हो, जिसमें कोई चेंजिंग ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, वो आपके कौन से होंगे? मौलिक होंगे। और मौलिक सार्वनामिक यानी कि जिस सर्वनाम में कोई भी चेंज ना हो वो मौलिक सार्वनामिक होगा। और जो सर्वनाम किसी प्रत्यय या उपसर्ग के योग से, किसी प्रत्यय के योग से बनाया गया हो, वो आपका क्या कहलाएगा? यौगिक सार्वनामिक कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अब यौगिक सार्वनामिक की अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें, मौलिक सार्वनामिक की परिभाषा के बारे में यदि बात करें तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या हो सकती है? ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से हम समझेंगे ताकि एक एक चीजें हमारे क्लियर होती रहें। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई एरर ना आए, कोई भी समस्या ना आए, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि भेद बताया आपको कि मौलिक सार्वनामिक और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक। मैंने बताया कि मौलिक का मतलब मूल रूप, ठीक है, और यौगिक का मतलब रूपांतरित रूप। रूपांतरित रूप होगा या परिवर्तित रूप। रूपांतरित रूप या फिर परिवर्तित मतलब बदला हुआ, है ना, किसी ना किसी के योग से बना हुआ। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा कि इसी मौलिक सार्वनामिक को हम मूल सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको लिखे मिलेगा कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण को ही हम क्या कहेंगे? मूल सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूलतः होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिभाषा के बारे में यदि बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के, रूपांतरण का मतलब परिवर्तन, बिना रूपांतरण के, बिना परिवर्तन के, बिना चेंजिंग के, ठीक है, बिना चेंजिंग के मौलिक रूप से संज्ञा के पहले, मौलिक रूप से संज्ञा के पहले, ठीक है, संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उसकी विशेषता बतलाते हैं, उसे मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए ध्यान से इस बात को। इसके परिभाषा क्या कर रहा है
कि जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के, बिना रूपांतरण का मतलब बिना परिवर्तन के, बिना चेंजिंग के, ठीक है, मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर, यदि क्या हो, संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, किसकी, संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अगर हम कुछ उदाहरण लेके समझने की कोशिश करें तो आपको और भी ज्यादा आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमने एक उदाहरण लिया, उदाहरण क्या लिया, एक उदाहरण लिया कि क्या वह लड़का खेल रहा है, वह लड़का खेल रहा है। आप कहेंगे सर ये लड़का शब्द जो है ये हमारा है संज्ञा, और ये जो वह शब्द आपको दिखाई दे रहा है सर, ये वह शब्द जो है आपका है सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। लेकिन क्या कहा गया कि जो सर्वनाम मूलतः हो, उसमें कोई चेंजिंग ना हो, परिवर्तन ना हो, कारक के माध्यम से परिवर्तन न किया गया हो, ठीक है, वह आपका क्या होगा, वह आपका क्या होगा, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा भैया, मूल होगा। और अगर वो संज्ञा के पहले प्रयोग में लाया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा के पहले जैसे ही वो प्रयोग में लाया जाएगा तुरंत ही वो आपका सर्वनाम ना होकर के बल्कि सार्वनामिक हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण ले लिया मैंने, चलिए एक उदाहरण और लेके आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। चलिए दूसरा उदाहरण लेता हूं। आप कहेंगे सर यही उदाहरण बार बार लेते हैं, चलो अब की बार उदाहरण को मैं चेंज कर देता हूं, अब की बार मैं उदाहरण को चेंज ही कर देता हूं। मैं अगर आपसे कहता, मैं आपसे यदि कहता कि कोई आदमी द्वार पर खड़ा है, कोई आदमी द्वार पर खड़ा है। तो एक बात बताइए, यह आदमी शब्द आपका क्या है, तो कहेंगे सर ये आदमी संज्ञा तो संज्ञा है। अब इस संज्ञा के पहले क्या आया, कोई शब्द, तो कहेंगे सर ये कोई शब्द जो हमारा है वो है क्या, तो ये है आपका सर्वनाम। क्या है, ये आपका सर्वनाम। लेकिन इस संज्ञा के पहले आने की वजह से अब ये सर्वनाम ना रह गया बल्कि हो क्या गया, ये विशेषता बतलाने लगा। किसकी विशेषता, संज्ञा की। तो ये आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा आपका, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब कहेंगे सर कि सार्वनामिक विशेषण तो हमें थोड़ा समझ में तो आ गया, लेकिन इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मैं आपको हिंट दे देना चाहूंगा, जैसे कौन कौन से वाक्य संज्ञा के, कौन कौन से शब्द संज्ञा के पहले आ जाए, ठीक है, जिससे आप आसानी से समझ जाइए कि ये संज्ञा आपका जो है मौलिक जो है सार्वनामिक विशेषण है। तो समझिएगा कौन कौन सा आ जाए बेटा, तो याद रखिएगा, वो हम आसानी से यहां लिख दे रहे हैं, उसे आप समझ लीजिएगा। जैसे हम कहें कोई शब्द, क्या आ जाए, कोई आ जाए, या अगर हम आपसे कहें सर कुछ आ जाए, या हम आपसे कहें वह आ जाए, या आपसे हम कहें यह आ जाए, या आपसे हम कहें उस आ जाए, या आपसे हम कहें कि कौन शब्द आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा ध्यान से, एक बात समझिएगा मेरी बहुत ध्यान से, ठीक है, एक बात समझिएगा। अब एक बात समझिएगा, तो यहां पर कोई और कुछ, जब आपको मैंने सर्वनाम पढ़ाया है तो सर्वनाम में कोई और कुछ अनिश्चित सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसमें, अनिश्चित सर्वनाम में आता है। इस चीज को समझिएगा, किसमें आता है, अनिश्चित सर्वनाम में आता है। और आपको एक चीज समझने की जरूरत है, यहां पर जो लिखा है वह और यह, वह और यह, ठीक है, वह और यह, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। वह और यह जो है आपका किस में आता है, तो कहेंगे सर ये निश्चित में आता है, निश्चित सर्वनाम में आता है। अगर हम आपसे कहें कि ये सर उस किस में आता है, उस, तो आप कहेंगे सर ये पुरुषवाचक में आता है। किस में आता है सर, आप कहेंगे सर ये पुरुषवाचक में आता है। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, पुरुषवाचक में क्या हम उसको रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। इस चीज को समझिएगा, क्यों,
क्योंकि इस बात को समझिए, ये वह और यह, ठीक है, इनके प्रयोग के आधार पर यह निश्चित होता है कि निश्चित सर्वनाम में जाएगा कि पुरुष में जाएगा। ठीक है, निश्चित में जाएगा या पुरुष में जाएगा, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम नहीं करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसी चीज को समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अब एक बात बताइए तो सर ये होगा क्या? सर ये जो उष है ये किसके अंतर्गत आने वाला है? तो आप कहेंगे सर ये उष भी इसी वह का रूपांतरण रूप है, कारक में जाएंगे तो ये रूपांतरित होकर आपको वहां मिल जाएगा। तो ये बात समझ लीजिए आप ध्यान से कि यहाँ पर वह जो है और यह है, इनका रूपांतरण भी होता है कारक के माध्यम से इसका रूपांतरण होता है। वहां पर आप देखेंगे तो वहां उष नजर आएगा, तो ये निश्चयवाचक के अंतर्गत हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर हम कहें सर ये कौन क्या है, ये सर कौन क्या है, ठीक है, ये कौन शब्द किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे सर ये प्रश्नवाचक, जो हमारा प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम होता है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा एक शब्द और अगर हम यहां पर ले लें, तो बहुत आसान हो जाएगा समझने में। एक शब्द और ले लें, एक शब्द जैसे मैंने कहा जो के साथ वह का प्रयोग होता है, और ये सर्वनाम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ऐसा सर्वनाम हमारा होता है संबंधवाचक, सर्वनाम। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या क्या कि जो हमारा मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा, उनमें किस किस के शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम का कर सकते हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम का कर सकते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का कर सकते हैं, परंतु निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम सार्वनामिक विशेषण में नहीं करेंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान से आप समझ लीजिएगा। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, सर कोई आदमी आ रहा है, तो वहां पर कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, वह लड़का कहाँ गया था, तो वहां पर वह जो है सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा, क्योंकि लड़के के पहले मैंने प्रयोग किया था। ठीक है, ये बात शायद आपको समझ में अब आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट इसके पार्ट पे चलेंगे, जो दूसरा इसका भेद है, दूसरा भेद क्या कहता है उसे हम समझेंगे आराम से। दूसरा भेद हमारा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा भेद इसका जो होता है वो होता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगर इसके परिभाषा के बारे में बात करें, यौगिक का मतलब मैंने क्या बोला अभी था कि सर रूपांतरण या सर परिवर्तन से बनाया गया हो। ठीक है, एक बात को समझिएगा ध्यान से, यौगिक का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? योग होता है या जोड़ होता है। अब ये जुड़कर बनेगा, किसके मिलने से बनेगा, इस चीज को समझते हैं, परिभाषा के रूप में समझते हैं इसकी। अगर हम आपसे कहें कि सर इसकी परिभाषा क्या होने वाला, सर इसकी परिभाषा क्या होगा, अगर इसके परिभाषा के बारे में हम आपसे बात करें तो सर इसकी परिभाषा क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं जो सर्वनाम, ध्यान समझिएगा, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर, किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उसे क्या कहेंगे भैया, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
इस चीज को समझिएगा। क्या कहा मैंने, ध्यान से समझ लीजिए। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय की योग से बनकर किसी संज्ञा से पहले आकर, ठीक है, किसी संज्ञा सबसे पहले आकर उसी की विशेषता बतलाने लगता है, ऐसा आपको क्या कहलाएगा भैया, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। सर कहेंगे आप कि सर इसकी पहचान बता दीजिएगा। सर इसकी पहचान कैसे हम करेंगे, है ना? तो समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। तो अगर पहचान के बारे में बात करें तो इसका कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सा शब्द आएगा तो सार्वनामिक हो जाएगा, और अर्थात सार्वनामिक में मूल कौन सा होगा, या मौलिक कौन सा होगा, या फिर आपका यौगिक कौन सा होगा। तो धीरे से आपको याद रखना है क्या क्या, ऐसा शब्द, ठीक है, ऐसा शब्द यदि आ जाए, जैसा शब्द यदि आ जाए, ठीक है, मेरा शब्द यदि आ जाए, ठीक है, आपका शब्द आ जाए, आपका शब्द आ जाए, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, यहां पर ऐसा आ जाए, जैसा आ जाए, कैसा आ जाए, आपका आ जाए। ठीक है, अगर यहां पर यदि तुम्हारा भी आ जाता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे शब्द अगर आपके सामने दिखाई देते हैं तो वहां पर आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि सर ने बताया था क्या होने वाला है, सार्वनामिक विशेषण तो होगा, लेकिन कौन सा होने वाला है, यौगिक सार्वनामिक हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं एक उदाहरण, क्या मैंने लिखा, ध्यान से समझिए। मैंने कहा ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझिए, कह रहा ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ये आदमी शब्द क्या है बाबू, ये आदमी शब्द क्या है सर? तो आप बताएंगे ये हमारा है संज्ञा, और इस संज्ञा के पहले ऐसा प्रयोग में लाया गया है, और ऐसा है सर क्या? तो आप बताएंगे सर ऐसा आपका है सर्वनाम। और कौन सा, देखो ध्यान से, सर्वनाम है और ये संज्ञा के पहले आया है, तो ये अब सर्वनाम ना रह करके क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं, इससे भी आपको कोशिश करते हैं अच्छे से समझाने का। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण में हम लिख सकते हैं, क्या लिखें, जैसे मैंने कहा कि आपका सेब खराब है, आपका सेब खराब है। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, आपका सेब खराब है, तो यहां पर जो आपका शब्द है, जो आपका शब्द है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। ये आपका शब्द है सर्वनाम, क्या है, सर्वनाम। और ये सेब शब्द क्या है, ये सेब शब्द क्या है? तो आप बताएंगे सर ये सेब है आपका संज्ञा, क्या है, संज्ञा। और संज्ञा के पहले यदि कोई विशेषण आता है तो बाबू वो बन क्या जाता है, सार्वनामिक विशेषण। बट देखने की जरूरत है कि किसी प्रत्यय के योग से बना हुआ सर्वनाम तो नहीं है। जी हाँ, ये प्रत्यय के योग से बना हुआ सर्वनाम है, इसलिए आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यदि बेटा हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। ठीक है, और कमेंट भी करें कि